Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer from class 9th chapter number 7 science book. Okay, so पहला क्वेश्चन है why do we classify organism? तो ये क्वेश्चन एंड आंसर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है. तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 80 पे why do we classify organisms? यानी ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, क्यों हमने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया. ठीक है, तो उसका आंसर है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ. तो इस अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सो इट इज हार्डर टू स्टडी देम वन बाय वन. Therefore, we look for similarities among them and classify them into different classes to study these different classes as a whole. Classification makes our study easier. So classification हमारी स्टडी को easy करता है क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे millions of organisms हैं और हर एक organism को स्टडी कर पाना ये बहुत ही difficult है. That is why हमने कुछ classification system बनाया जिसमें कि कुछ groups में हमने सारे organisms को on the basis of some characters or some differences or some similarities हमने इनको classify करके कुछ groups में रख दिया है ताकि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिले तभी भी हम इन्हीं कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको भी क्लासिफाई कर सकें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू. तो किस किस रेंज की आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं. जैसे अगल बगल आपके बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो क्या क्या वेरिएशंस आप उनके अंदर देख सकते हो. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशंस ऑब्जर्व इन डेली लाइफ आर organisms vary greatly in size from microscopic bacteria to elephant, whales and large trees. तो कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और वहीं कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, सो ये कितना वेरिएशन है कि एक ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि वो दिख नहीं सकता और एक ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, सो और दूसरा वेरिएशन हम क्या देखते हैं, द कलर ऑफ वेरियस एनिमल्स इज क्वाइट डिफरेंट. हर एनिमल डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है. सम वर्म्स आर इवन कलरलेस और ट्रांसपेरेंट. वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स. तो प्लांट्स कोई ग्रीन होता है, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है. फ्लावर सबके अलग अलग कलर के होते हैं. और जो है एनिमल्स में भी काफ़ी वेरिएशन होता है. बर्ड्स में भी देखिए कितनी कलरफुल बर्ड्स होती हैं. तो एक कलर का जो है पिगमेंटेशन ये काफ़ी वेरिएबल होता है. ठीक है, सो द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो क्वाइट वेरी. तो तीसरा जो वेरिएशन हम देखते हैं कि सबकी लाइफ स्पैन यानी कितने दिन वो जिंदा रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल अ काउ लिव्स ओनली 15 ईयर्स. एक काऊ जो है वो केवल 15 साल का उसका लाइफ स्पैन होता है. वेयर एज ए पैरट लिव्स फॉर अबाउट 140 ईयर्स. वहीं एक पैरट जो है 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है. तो ये कुछ वेरिएशंस है जो कि हम अपने आसपास के जीव जंतुओं में देखते हैं. ठीक है, सो पेज नंबर 82 से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. विच डू यू थिंक इज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. द प्लेस वेयर दे लिव, द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ वाई. ठीक है, तो कौन सा बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए. जैसे पहले के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को स्टार्टिंग में ऐसे ही क्लासिफाई कर दिया कि वाटर लिविंग एनिमल्स, लैंड लिविंग एनिमल्स एंड स्काई एनिमल्स. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो है ठीक नहीं था. क्यों? क्योंकि जो द मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में शेयर सेम हैबिटेट बट मे हैव इंटायरली डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि हम लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को सबको एक जैसा कह सकते हैं, नहीं ना. लैंड पे तो हम ह्यूमंस भी रहते हैं, डॉग्स भी रहते हैं, रेप्टाइल्स भी रहते हैं, फ्रॉग भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं. तो क्या हम सब बिल्कुल सेम है क्या? नहीं ना. वैसे ही पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं, जो फिशेस रहती हैं, वो भी अपने ओरिजिन में सेम नहीं है. ठीक है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं उनके अंदर. और इसी लैंड के ऊपर हमने देखा होगा कि कई बैक्टीरिया भी रहते हैं, वायरस भी रहते हैं, फंगस भी रहते हैं. तो ये अगर किसी लिविंग हैबिटेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो ये बिल्कुल वेग होगा. ठीक है, इसीलिए हमने सेल्स, किस तरह की सेल्स है
ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है कि 2 सेल से बना है, कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू कि जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक या क्या प्रॉपर्टी पहली ली गई जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन किया। तो पहला जो प्रॉपर्टी ली गई वो है कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड इज द नेचर ऑफ सेल। तो पहली क्राइटेरिया हमारी है नेचर ऑफ सेल, यानी सेल का नेचर क्या है, वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनके पास की कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के पास जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इन सेल्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, तो उसके लिए कौन सी क्राइटेरिया यूज की गई है। ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हमने क्राइटेरिया बनाया तब प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट कैटेगरीज में चले गए। जैसे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे कैन मेक देयर फूड ओन, वाइल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। में एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, बिकॉज विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, क्योंकि वो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसी वजह से हम उनको हेटेरोट्रॉप कहते हैं। ऑल्सो लोकोमोशन, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एक्सेट्रा मेक देम डिफरेंट। तो लोकोमोशन नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, और उनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं एनिमल्स में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन प्राइमरी डिफरेंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके बेसिस से प्लांट्स और एनिमल्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिया। Which organisms are called primitive and how they are different from the so-called advanced organisms? तो primitive organisms किसको कहते हैं। ठीक है, तो primitive organism is the one which has a simple body structure and ancient body design or features that have not changed much over a period of time। तो primitive organism उन्हीं को कहते हैं जिनका body design जितना simple है, वो हम कह सकते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा ancient है या उतना ज़्यादा primitive है, और लंबे समय तक उनके अंदर कोई बॉडी का डिज़ाइन नहीं हुआ है। क्या होता है कि जैसे कोई भी स्पीसीज रहती है, उनके बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। सपोज ए स्पीसीज है, ठीक है, ए स्पीसीज के 3 बच्चे हैं, ठीक है, सी डी ई, ठीक है, तो ये स्पीसीज इसकी चली आ रही है, बच्चे इसके जैसे, लेकिन सी में कुछ म्यूटेशन हो गया और वो एक अलग लीनिएज बन गया, फिर इसके ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये अलग लीनिएज यहाँ से चलाते गए। ठीक है, इस तरह से ये हो सकता है इसके अंदर कुछ और एडवांसमेंट आ गए। तो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन धरती पे आ गए, इन्हीं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन की वजह से जो है वो चेंजेस आए और वो बने, लेकिन इनकी ये लीनिएज जो इनकी पुरानी लीनिएज थी, ऐसा नहीं था कि वो खत्म हो गई। किसी एक पर्सन में म्यूटेशन आ गई तो वो म्यूटेशन दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो गई, फिर तीसरे जनरेशन में इनहेरिट हो गई, चौथे जनरेशन में इनहेरिट हो गई, तो वो म्यूटेशन चलती गई, तो उससे वो ऑर्गेनिज्म और एडवांस बनता गया। कभी वो उसके लिए डिसएडवांटेजेस भी रहीं, कभी एडवांटेजेस भी रहीं। तो ये सिलेक्शन जो है बहुत टाइम और बहुत समय के बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये इसका लीनिएज तो इसी के साथ है, बट ये ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, सो as per the body design, the primitive organisms which have simple structures are different from those so-called advanced organisms which have complex body structure and organization। तो जो primitive organism है उनका जो है ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है उनका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो अभी नए ऑर्गेनिजम्स एडवांस म्यूटेशन होके आ रहे हैं वो काफ़ी उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू के प्रिमिटिव सिंपल ऑर्गेनिज्म से। विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स? वाई? तो
एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या सेम होता है? हाँ, ये दोनों ही सेम होते हैं, बिकॉज द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वर लाइक द primitive ones. They have acquired their complexity relatively recently. तो ये उन्हीं से डिराइव रहते हैं, बट ये धीरे धीरे म्यूटेशन की वजह से इनके अंदर चेंजेस आते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है. There is a possibility that these advanced or younger organisms acquire more complex structure during evolutionary time to compete and survive in the changing environment. तो जैसे जैसे हमारा environment बदल रहा है वैसे वैसे mutations आ रहे हैं और ज़्यादा challenges आ रहे हैं organisms के पास में. तो कई बार ये म्यूटेशंस होते हैं और जो कि कई बार एडवांटेज देते हैं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल स्किल्स देने के लिए. ठीक है. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा? तो क्या क्राइटेरिया यूज हुआ मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए? ठीक है. सो द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, whereas the organism belonging to kingdom protista are unicellular and eukaryotic. तो दोनों ही किंगडम में मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूकैरियोटिक थे. तो दोनों में ही, चाहे किंगडम मोनेरा हो चाहे किंगडम प्रोटिस्टा हो, दोनों में ही ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल थे, लेकिन जो उनकी सेल का टाइप था वो अलग था. किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल थे, सिंगल सेल थे लेकिन वो प्रोकैरियोटिक थे जैसे कि बैक्टीरिया. और वहीं पे यूकैरियोटिक में भी सिंगल सेल थे लेकिन ये जो है ये यूकैरियोटिक, इनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज थी. ठीक है. तो ये अंतर है प्रोटिस्टा और जो है मोनेरा में. भले ही दोनों यूनिसेलुलर हैं पर एक की सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक दूसरी की सेल प्रोटिस्टा की सेल जो है यूकैरियोटिक सेल होती है. ठीक है. So in which kingdom will you place an organism which is single cell, eukaryotic and photosynthetic? तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल क्या हो सकता है? या तो प्रोटिस्टा हो सकता है या तो मोनेरा हो सकता है. और यूकैरियोटिक है यानी वो प्रोटिस्टा है, और फोटोसिंथेटिक है तो वो पक्का ही प्रोटिस्टा है. ठीक है. तो हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे. इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन which grouping will have the smallest number of organisms with a maximum of characteristic in common and which will have the largest number of organisms? तो जैसे कि अगर हम एक बाइफर्केशन करें, जो पहला कैरेक्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. और जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसमें सबसे कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कैसे? इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अ स्पीसीज विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम with a maximum of characteristic in common, whereas the kingdom will have the largest number of organisms. तो आपने सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी कि क्लीन कैट से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो सबसे पहले किंगडम आता है, तो किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो बड़ा लेवल का क्लासिफिकेशन है. ठीक है. फिर हम और जैसे जैसे और डीप में जातेंगे और डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो स्पीसीज जब आएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन इनके अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटी, आपस में सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू इन ऑर्गेनिजम्स में, बट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किंगडम करेगा कवर. ठीक है. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपके देश में ज़्यादा लोग हैं या आपके शहर में ज़्यादा लोग हैं, तो आप कहोगे कि आपके देश में ज़्यादा लोग हैं. जैसे इंडिया के अंदर पंजाब, पंजाब के अंदर बठिंडा, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आएगी? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन आएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट्स भी आते हैं, लेकिन बठिंडा के अंदर तो केवल बठिंडा में जो लोग रहते हैं वो. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज आपको किंगडम में दिखेंगे एंड देन आफ्टर सबसे कम वो आपको स्पीसीज लेवल में दिखेंगे. ठीक है. सो विच डिवीज़न अमंग द प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स? तो सबसे ज़्यादा सिंपल प्लांट्स कौन से होते हैं? ठीक है. तो यह है डिवीज़न थैलोफाइटा, जिसमें कि हमारी एल्गी आती हैं. ठीक है. सो ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म या सबसे सिंपल प्लांट जो है थैलोफाइटा में आते हैं, डिवीज़न थैलोफाइटा में. ठीक है. सो हाउ आर द टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फिनेरोगैम्स? फिनेरोगैम्स और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है.
हम यहाँ पे एक कॉलम बना करके दोनों में डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं कि टेरिडोफाइटा दे हैव इनकॉन्स्पिक्यूअस और लेस डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखते नहीं हैं, बिल्कुल लेस डेवलप्ड होते हैं। वही फिनेरोगैम्स में जो है वो दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियो, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ही जो है उनके एम्ब्रियो के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती है और स्पोर्स रहते हैं, लीव्स के ऊपर लगे रहते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, यहाँ पे ये सीड प्रोड्यूस करते हैं फिनेरोगैम्स। एग्जाम्पल्स इसके देख सकते हो, फर्न, मार्शियला, इक्विसीटम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। वहीं पे फिनेरोगैम्स में आप देख सकते हो पाइनस, साइकट, फर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिनेरोगैम्स, ठीक है। So how do gymnosperms and angiosperms differ from each other? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम दूसरे टर्म्स में फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं कि दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स नॉट इनक्लोज इनसाइड फ्रूट आर प्रोड्यूस। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं और इनके अराउंड फ्रूट नहीं लगता है। वहीं पे एंजियोस्पर्म में सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के पाइनस, सीडार, फर, साइकट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, व्हाइल कोकोनट, पाम, मैंगो एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट आपको लगता है कि ये फ्लावर दे सकता है या देता है, वो सबके सब आपके एंजियोस्पर्म है, ठीक है। So how do porifera animal different from coelenterata animals? पोरीफेरा, पोर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दे आर मोस्टली मराइन, नॉन मोटाइल एंड फाउंड अटैच टू रॉक्स। मोटाइल नहीं होते हैं, अटैच रहते हैं रॉक्स में और मराइन होते हैं। coelenterata दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स दैट ईदर लिव इन कॉलोनीज और हैव अ सोलिटरी लाइफ स्पैन। coelenterata इनके अंदर जो है वे कॉलोनीज में रहते हैं या सोलिटरी भी रह सकते हैं, ठीक है। और दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो पोरीफेरा वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में, और उसके पास सेलुलर मतलब हर एक सेल अपना इंडिविजुअल खाना वगैरह लेती है, ठीक है। सो दे शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे टिश्यू टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिएला, यूप्लेक्टेला एक्सेट्रा आर पोरीफेरेंस। वहीं हाइड्रा, सी एनिमोल, कोरल्स एक्सेट्रा आर coelenterata, ठीक है। हाउ डू एनालिड्स डिफर फ्रॉम ऑर्थोपोड्स? एनालिडा और ऑर्थोपोड्स में क्या डिफरेंस है? एनालिडा में क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनालिड इट क्लोज्ड। क्लोज मतलब कि इनके अंदर जो है जो भी फ्लूइड है वो एक नस में घूमता है, जैसे हम लोगों का है। हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, हमारा ये भी क्लोज सिस्टम है, यानी हमारा ब्लड जो है वो नसों में घूमता है, ठीक है, ऐसे नहीं घूमता बॉडी के अंदर। वही ऑर्थोपोड्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्थोपोडा में कोई भी नसें नहीं होता, ठीक है, वो फ्लडेड रहते हैं। उनके ऑर्गन्स जो है, उनके जो भी फ्लूइड रहता है वो फ्लडेड रहता है, उनमें कोई भी वेसल्स नहीं होती, नर्व्स नहीं होती, ठीक है। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल आइडेंटिकल सेगमेंट्स। एनालिडा में जैसे कि बॉडी सेगमेंट्स में या मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिसको कह सकते हैं वो है, जैसे कि अर्थवॉर्म है, नेरिस है, ये सारी चीज़ें एनालिडा में आती हैं, ठीक है। तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। वही ऑर्थोपोडा में द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। फ्यू स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है और इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। इनके जैसे भी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाई है और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब के सब ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंस है? एम्फीबियन दे हैव अ डुअल मोड ऑफ लाइफ। डुअल मोड ऑफ लाइफ मीन्स कि दे कैन लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। वही रेप्टाइल्स क्या है, दे आर कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल्स ज़्यादातर जो है वो टेरेस्ट्रियल ही रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। स्केल्स आर एब्सेंट। एम्फीबियन में कोई स्केल्स नहीं रहती है, वही रेप्टाइल्स में स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, ड्राई स्केल्स रहती हैं। दे ले एग्स इन वाटर। एम्फीबियंस जो है, जो जैसे फ्रॉग हैं, ये सब अपना ले एग कहाँ करते हैं, पानी में करते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड। इट इंक्लूड फ्रॉग, टोड एंड स्लेमेंडर। और वहीं पे इट इंक्लूड लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स एंड कैमेलियन।
तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं. What are the differences between animals belonging to the Aves group and those in the Mammalia group? Aves मतलब birds, ठीक है. So most birds have feathers and they possess a beak. एक beak होती है, चोंच होती है खाना खाने के लिए. Mammals they do not have feathers and the beak is also absent. हमारे पास कोई पंख नहीं होते हैं, कोई feathers नहीं होते और हमारे पास beak भी नहीं होती. They lay eggs, hence they are oviparous. Birds ज़्यादातर Aves जो है वो एग्स देती है, इसीलिए हम उनको ओवीपेरस कहते हैं. और मेमल्स में कुछ ही एक दो एक्सेप्शन है. इकिडना जो है ये एग ले करता है, बाकी सारे मेमल्स जो है बच्चे यंग वंस को जन्म देते हैं और वो उनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है और इसी वजह से हम उनका नाम मेमल भी कहते हैं. ठीक है. दे आर बोथ ओवीपेरस एंड विविपेरस. मतलब ज़्यादातर तो विविपेरस होते हैं लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इसी वजह से यहाँ लिखा है ओवीपेरस एंड विविपेरस. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. तो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं पेज नंबर 97 से. सो क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. इट मेक अस अवेयर ऑफ एंड गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें अवेयर कराता है, हमें बताता है कि कितने तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. It makes the study of different kind of organisms much easier. अलग अलग तरीके के organisms की study को बहुत ही आसान बनाता है. It tells us about the interrelationship among the various organisms. It helps us understanding the evolution of organisms. It helps us in the development of other life sciences easy. It helps environmentalists to develop new methods of conservation of plants and animals. तो classification जो है एनिमल्स का हमें बहुत सारे लेवल्स पे हेल्प करता है. ओके. सो हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर डेवलपिंग ए हायरार्की इन क्लासिफिकेशन. सो वी चूज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड डिटरमाइन द रेस्ट वैरायटी. ठीक है. सो दो कैरेक्टरिस्टिक में आप कैसे चुनोगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक को क्लासिफिकेशन का पहले बेस बनाना चाहिए. ठीक है. जैसे आपने देखा कि यूनिसेलुलर है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, और या यूकैरियोटिक है. तो सबसे पहले आप किस चीज़ को देखोगे कि आप देखोगे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. ठीक है. तो आपने यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर को बेस बनाया. ठीक है. तो यूनिसेलुलर में तो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आ गई, यूकैरियोटिक सेल्स भी आ गई. ठीक है. तो इसीलिए आप जो सबसे पहला बेस बनाओगे वो ये है कि सबसे पहले ये बनाओगे कि सेल्स यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. ठीक है. तो आपने कहा यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, फिर उसमें आपने बनाया बेस कि वो यूनिसेलुलर है. ठीक है. तो इस तरीके से दो कैरेक्टरिस्टिक में क्लासिफिकेशन को चुनने के लिए आप चुन सकते हो. ठीक है. तो इसीलिए आप सबसे पहले ये बनाओगे कि हम जो है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को बेस बनाएं या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक को बेस बनाया. तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को बेस बनाया कि हाँ ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो इस वजह से दोनों कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये चुना. सो एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स. 5 किंगडम में ग्रुप करने के लिए क्या क्या बेसिस, हमने क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किया. ठीक है. तो पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. Thus, 2 broad groups can be formed, one having prokaryotic cell structure and the other having eukaryotic cell structure. So, presence or absence of cell wall is another important characteristic. उसके बाद जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक है वो चुनी हमने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प्स इन देयर ब्रॉड कैटेगराइजेशन. ओके. तीसरा है सेल वॉल. प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल लीड्स टू इनटू ग्रुपिंग. और चौथा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई किस तरीके का खाना खाते हैं, मतलब किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ऑटोटॉपिक है या हेट्रोटॉपिक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन प्लांटाई. व्हाट इज द बेसिस फॉर दीज डिविजन्स. मेजर डिवीजन क्या है, 5 डिविजन्स है प्लांटाई में. वो है थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में सारे फ्लावरी प्लांट्स आते हैं. और इसका बेसिस क्या है कि वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, कि भाई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है कि नहीं, प्लांट में जो है रूट स्टेम लीफ है कि नहीं. ठीक है. वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी फ्लोएम और जाइलम है कि नहीं.
whether they bear seeds, seeds bear कर सकते हैं या नहीं, whether the seeds are enclosed within fruits, फ्रूट्स के अंदर हैं सीड्स या बाहर हैं, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज किया गया, ठीक है। How are the criteria for deciding division in plants different from the criteria for deciding the subgroups among animals? So the characteristic to classify plants is different from animals because the basic design are different. Based on the need to make their own food, plants or acquire food animals, criteria for deciding division in plants are differentiated or undifferentiated plant body. भाई उसका कितना डिफरेंशिएटेड, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं, सीड्स हैं कि नहीं है, नेकेड सीड्स हैं या फ्रूट के अंदर सीड्स हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन दीज क्राइटेरिया, पर एनिमल्स को हम इस बेसिस पे नहीं डिवाइड कर सकते, उनकी बॉडी का डिज़ाइन डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन ऑफ एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट जो है क्लासेस में। सो एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। तो वर्टिब्रेटा को फिर से फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। क्लास स्पाइसेस जिसमें कि सारी फिशेस आती हैं जैसे कि स्कोलेडॉन, ट्यूना, शार्क, ठीक है। सो ये सारे के सारे प्लांट्स एनिमल्स जो है वो वाटर में रहते हैं। दे हैव स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स सच एज स्ट्रीमलाइन बॉडी, प्रेजेंस ऑफ ए टेल फॉर मूवमेंट, गिल्स एक्सेट्रा टू लिव इन वाटर। वही दूसरा क्लास आता है एम्फीबिया का। इट इंक्लूड फ्रॉग, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स। These animals have dual mode of life. In the larval stage, the respiratory organs are gills, but in the adult stage, the respiration occurs through the lungs और skin. एम्फीबिया वो होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, और इनकी पास जो है जब ये लार्वल स्टेज में होता है तो ये जनरली गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं तो इनके पास स्किन से भी ये सांस ले सकते हैं और लंग्स भी इनकी डेवलप हो जाती हैं, तो ये बाहर टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे भी सांस ले सकते हैं। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, अपने अंडे और अपने स्पर्म पानी में छोड़ देते हैं जो कि पानी में ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्लास है हमारा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब जो रेंग के चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इट इंक्लूड्स लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स एक्सेट्रा। दे यूजली क्रीप और क्रॉल ऑन द लैंड। क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, जैसे रेंगते हैं। द बॉडी ऑफ ए रेप्टाइल इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो रेप्टाइल्स इनकी बॉडी जनरली ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है ताकि ये अपने वाटर को कंजर्व कर सकें, तो अपने अंदर ड्राइनेस ना आने दें। दे ले एग्स ऑन लैंड, अपने अंडे देते हैं। क्लास एविस। एविस में ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल बर्ड्स सच एज sparrow, pigeon, crow, etc. Most of them have feathers. Their forelimbs are modified into wings for flight, while the hind limbs are modified for walking and clasping. They lay eggs, और ये भी अंडे देते हैं, बर्ड्स भी, ठीक है। पांचवा क्लास है मेमेलिया। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स विच हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस, और इसी वजह से इस क्लास का नाम मेमेलिया भी है। Some lay eggs and some give birth to young ones. Their skin has hair as well as sweat glands to regulate their body temperature. तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल try to reply as soon as possible. And one appeal I want to make with you all is that do like, share and subscribe this channel. Thank you.